जल प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ढेर सारा प्यार आप सभी को। मैं हूं आपके डिजिटल जल मित्र, आपके होस्ट एंड दोस्त कुमुद। और पानी की कहानी के आज के एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। जल प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र। आप सुन और देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो यानी पानी की कहानी। दोस्तों, हम सब ने अक्सर सुना है कि लोग नौकरी के लिए अपना घर छोड़ देते हैं, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में चले जाते हैं या फिर एक बेहतर लाइफस्टाइल की तलाश में अपनी माटी से दूर हो जाते हैं। लेकिन देवेंद्र, क्या कभी किसी ने उस बेबसी के बारे में सोचा है जहां कोई अपना हंसता खेलता घर, अपने पुरखों की जमीन और अपने आंगन का वो नीम का पेड़ सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि उसके पास पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं बचा? बिल्कुल सही कहा कुमुद। और इसे विकास का सफर नहीं कह सकते हैं, इसे कहते हैं मजबूरी में की गई विदाई। पानी की कहानी के आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया के उन बेबस लोगों की जिन्हें आज की आधुनिक दुनिया क्लाइमेट रिफ्यूजी यानी जल शरणार्थी के नाम से जानती है, या जलवायु शरणार्थी के नाम से हाँ जानते बिल्कुल आप कह हैं। सकते हैं। तो ये शब्द, ये टर्म आपको मे बी कि थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ी कड़वी हकीकत है कुमुद। जी देवेंद्र, इससे पहले कि आगे बढ़े, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्लाइमेट रिफ्यूजी है क्या, जी। कौन है ये लोग क्लाइमेट रिफ्यूजी। हम्म। ये क्लाइमेट रिफ्यूजी वो लोग हैं जिन्हें बाढ़, सूखा, समुद्र का बढ़ता पानी या मौसम के बदलते हालात अपने घर गांव छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। यानी जिनका घर पानी या जलवायु संकट छीन ले, ये जलवायु विस्थापित कहलाते हैं। बिल्कुल, यानी आप ये कह लीजिए कि बाढ़ खेत को निकल गई, जी नदी का पानी घर तक आ गया, जी। सूखे ने रोजगार छीन लिया, या पानी बचा ही नहीं, और जो बिल्कुल। बचा वो पानी किसी काम का नहीं था, हम्म और उसकी वजह से लोग अपनी माटी, हम्म। अपना गांव, अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाएं, तब हम उन्हें सिर्फ प्रवासी नहीं कहते हैं, वो क्लाइमेट रिफ्यूजी के नाम से पहचाने जाते हैं। जी। देवेंद्र, चलिए आपको सीधे ले चलती हूँ और अपने दर्शकों को भी सीधे ले चलती हूँ बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में। कहानी है रामचरण की। और रामचरण के पास 3 बीघा जमीन थी, 2 बैल थे और एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। लेकिन पिछले 5 सालों में आसमान से पानी की एक बूंद नहीं टपकी। गांव के कुएं सूख गए, हैंडपंपों ने पानी की जगह सिर्फ हवा उगलना शुरू कर दिया। और स्थिति ये हो गई कि गांव की महिलाओं को रात के 2 बजे उठकर पथरीले रास्तों से होते हुए 3-4 किलोमीटर दूर पानी की तलाश में जाना पड़ता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि गांव के आखिरी कुएं ने भी जवाब दे दिया। रामचरण ने अपनी सूखी हुई फसलों को देखा, अपने बच्चों के सूखे होठों को देखा और बहुत भारी मन से एक फैसला किया। उसने अपने बैलों को कौड़ियों के दाम बेचा, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटकाया और दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। आज रामचरण दिल्ली के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूर है। वो कहता है, साहब शहर की सीमेंट की बस्ती में दम घुटता है, लेकिन क्या करें, गांव में इज्जत की रोटी तो थी पर प्यास बुझाने को पानी नहीं था। कुमुद, ये जो कहानी आपने सुनाई, अपने दर्शकों को हम बता दें, कोई जरूरी नहीं है कि नाम वही हो जो नाम कुमुद ने लिया। रामचरण एक कैरेक्टर के तौर पे आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। ये एक सैंपल के तौर पे कही गई कहानी है। इस तरह के हालात में और इस तरह के बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो इसी वजह से पलायन करते हैं, जो वजह आप इस कहानी में देख रहे थे। हजारों लाखों गांवों की कड़वी हकीकत है। और कुमुद, ये पलायन सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, ये जमीन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। और अगर हम सिर्फ भारत की ही बात कर लें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो इस संकट से सीधे जूझ रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र, जैसे राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिले, कुंडल गांव जो कि बांसवाड़ा राजस्थान में है, और भी कई ऐसे गांव हैं जो गर्मियों में लगभग खाली हो जाते हैं। जल स्तर इतना नीचे चला जाता है कि कृषि यानी खेती किसानी पूरी तरह ठप हो जाता है। आजीविका और पानी की तलाश में यहाँ के 30 से 40% गांव वाले अपने पुश्तैनी घर छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर लेते हैं। कुंडल गांव बांसवाड़ा राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि ये गांव पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है
और इस गांव में पानी का संकट इतना गहरा है कि यहाँ 70-80 घरों के लिए केवल एक हैंडपंप बचा था। और इस भयंकर जल संकट के कारण लोग अपने गांव में बेटियों की शादी तक नहीं करना चाहते थे, जिससे कई परिवार गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। और ये आंकड़े भी बहुत पुराने नहीं है, ये सन 2019 के आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक और जगह है मोमनाथल, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में ही है अपने। मोमनाथल, यहाँ पर हिंडन नदी के प्रदूषण और भूजल, इसमें आर्सेनिक और लेड मिला रहता है, जिसके कारण यहाँ का पानी बहुत जहरीला हो गया और दूषित पानी पीने से गंभीर बीमारी जैसे पथरी और महिलाओं में इन्फेक्शन के कारण से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। वहां का ये कड़वा सच है कि लोग अपने मवेशियों के साथ हजारों मील पैदल चलकर उन इलाकों की तरफ चले जाते हैं जहां थोड़ा पानी या चारा मिल सके। और मेरे ख्याल से इसी तरह से बुंदेलखंड का वो हिस्सा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में आता है, जैसे महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, टीकमगढ़, ये सारे जिले हैं, यहाँ सूखे के कारण पलायन करना लोगों की मजबूरी बन गई है। और भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं देवेंद्र जहाँ पे इवन साउथ इंडिया, आंध्र और तमिलनाडु में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है। एक बड़ी विचित्र सिचुएशन है कुमुद। ये सब जल पलायन की बात कर रहे हैं, पानी की वजह से जो पलायन होता है, इसका एक बड़ा दर्दनाक असर हमारे समाज की महिलाओं पर पड़ा है। मुझे नहीं पता कि हमारे दर्शकों में से कितने लोगों ने वाटर वाइफ यानी पानी बाई का नाम सुना होगा। वाटर वाइफ एक कड़वा सच है ये। देश के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे पानी की कमी है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। महाराष्ट्र के कुछ गांव है, वहां पे पुरुष दूसरी या तीसरी शादी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि घर में पानी लाने के लिए एक्स्ट्रा लोग मिल सके। मतलब ये बड़ी विचित्र सी बात है। और ये मतलब हम दर्दनाक स्थिति, हम कानून की बात नहीं करते हैं क्योंकि कानून के अपने दायरे हैं कानून के साथ, लेकिन वहाँ के जो लोकल मान्यताएं या मान्यताएं भी नहीं कहेंगे, जो वहाँ की प्रैक्टिसेस हैं, लोकल तौर पे जो प्रचलित प्रैक्टिसेस हैं, तो वहाँ के पुरुष ये जो दूसरी या तीसरी शादी करते हैं, वहाँ की महिलाओं को वहाँ का समाज और कोई अधिकार नहीं दे रहा है सिवा पानी ढोने के। ये बड़ा पीड़ादायक है। जी हाँ देवेंद्र, अगर हमारे कोई दर्शक इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। वाटर वाइफ्स ऑफ इंडिया, विट्ठलवाड़ी वाटर वाइफ्स, आपको जरूर मिल जाएगा। आपकी पढ़ेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी ये देखकर कि कैसे देश विदेश के नामी पत्रकारों और इंटरनेशनल मीडिया ने इस दर्द को दुनिया के सामने रखा। पहली पत्नी घर संभालती है और दूसरी तीसरी पत्नी का जीवन सिर्फ रोज मीलों पैदल चलकर सिर पर भारी घड़े रखकर पानी लाने में बीत जाता है। और जहां पानी नहीं है वहां बचपन और औरत का सम्मान सबसे पहले पलायन कर जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और बता दें कि जब ये खबर सामने आई, अगर हम आज की प्रेजेंट समय की बात करें, और इसके बाद फिर सरकारी तंत्र एक्टिव हुआ, इसको बैन किया गया, तो आज की तारीख में ऐसा नहीं है जो चीजें हम बता रहे हैं, क्योंकि ये एक जमाने में प्रैक्टिस रही है। आज की तारीख में चीजें सुधरी हैं, गवर्नमेंट ने इस पे काफी काम किया। लेकिन मेरा ये कहना था कि एक सोसाइटी, एक पर्टिकुलर जगह पे ऐसी नौबत आई क्यों? तो हम ये जो चीज आपको बता रहे हैं उसको बताने का रीजन सिर्फ इतना है, ये एक रेफरेंस के तौर पे हम आपके सामने ला रहे हैं, और उसको बताने का पर्पस सिर्फ इतना है कि ऐसा हुआ क्यों और ये नौबत क्यों आई। तो चोरी छुपे कभी शायद होता हो, नहीं पता है, लेकिन इन जनरल आज चीजें वहां पर सुधर गई हैं। बिल्कुल। अगर किसी को लगता है कि सिर्फ भावुक बातें हैं तो जरा विज्ञान और दुनिया के बड़े संगठनों की जुबानी सुनिए। यूनाइटेड नेशंस की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट ये कहती है कि इस वक्त पूरी दुनिया में युद्ध या आपसी लड़ाई से ज्यादा लोग पर्यावरण में बदलाव और पानी के भयंकर संकट के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। अभी आपने कहा कुमुद कि इस वक्त पूरी दुनिया में युद्ध या आपसी लड़ाई से ज्यादा लोग पर्यावरण में बदलाव और पानी के संकट की वजह से घर छोड़ रहे हैं, लेकिन ये तो एक बड़ा प्रचलित चीज चली ही है कि अगला विश्व युद्ध जब भी होगा वो पानी के लिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का एक अनुमान है कि अगर पानी की बर्बादी और पर्यावरण का नुकसान इसी रफ्तार से चलता रहा तो साल 2050 तक दुनिया में तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा लोग जल शरणार्थी बन चुके होंगे, यानी कि वाटर रिफ्यूजीज बन चुके होंगे।
हमारे यहाँ अगर हम नीति आयोग की बात करें तो उसने भी चेतावनी दी है कि देश के बहुत सारे बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर खतरनाक स्तर तक नीचे गिर चुका है। कुमुद, और कुछ दिनों पहले हमने अपने किसी प्रोग्राम में बात की थी कि बहुत सारे शहरों में 0 डे आने की नौबत, हम यस, कगार पर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये रिवर्स माइग्रेशन की बात की थी और पक्षियों के माइग्रेशन की बात की थी अभी अपने ही प्रोग्राम में, अभी 1-2 हफ्ते पहले की बात है। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये बात सिर्फ इंसानों के पलायन की नहीं है, उन परिंदों और प्रवासी पक्षियों के बारे में भी सोचिए जो 7 समंदर पार हजारों मील का सफर तय करके हमारे देश की झीलों और तालाबों में आते हैं और जब हमारे यहाँ के जलाशय सूख जाते हैं तो ये बेजुबान पक्षी रास्ता भटक जाते हैं या फिर प्यास से दम तोड़ देते हैं। पानी का ये संकट सीमाओं को नहीं जानता, ये पूरी धरती को बेघर कर रहा है। एक और टर्म जो हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे वो है वर्चुअल वाटर। वर्चुअल वाटर, यस। वर्चुअल वाटर क्या है? अदृश्य पानी हम जिसको कहते हैं। जी जी। एक तो हमें पानी नजर आ रहा है जी, तो हमने कहा कि साहब पानी का स्तर कल तक 6 फीट नीचे हमें पानी मिल जाता था, आज की तारीख में हमें 60 फीट नीचे पानी मिल रहा है। वर्चुअल वाटर वो पानी है जो हमारे यहाँ से गायब हो गया और हमें दिखा। कैसे? मान लीजिए किसी सूखाग्रस्त इलाके में जहाँ पानी की कमी है, फिर भी हम वहां पर गन्ने या चावल जैसी फसलें उगाने की कोशिश करें। पानी हम किसी भी तरह से जमीन में जितने भी नीचे से मिल सकता है, हमने उसको पंप किया, ऊपर लाए हम और हमने फसलों में लगा दिया। अब हुआ क्या? ये जो फसलें तैयार हुई इनको हमने शहरों में ले जाकर बेच दिया, यानी कि उस गरीब इलाके का लाखों लीटर पानी अदृश्य होकर इन फसलों के जरिए उस जगह से पलायन कर दिया। हमने अनजाने में उस पानी को हमने अनजाने में ही सही बट वहां से वापस कर दिया। और ऐसा भी कोई सोर्स हमारे पास नहीं है कि हम पानी को रिसाइकिल करके वापस ला पाएंगे, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवेन, ये बहुत ही अच्छी बात बताई वर्चुअल वाटर के बारे में। हमारे देश की संस्कृति में भी हमेशा पानी के आने की खुशियां मनाई जाती थी। सावन में गीत गाए जाते थे, मल्हार और कजरी गाई जाती थी। लेकिन आज हमारे लोकगीतों में पानी का दर्द पूरी तरह से बदल गया है। बुंदेलखंड के एक पारंपरिक लोकगीत की ये 2 पंक्तियां सीधे दिल पर चोट करती हैं। बोलो 2 पंक्तियां। सूख गए सब, मैं गा नहीं सकती हूँ। नहीं, तो आप कहने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पहले से पता है। सूख गए सब ताल तलैया, प्यासी मर गई गैया रे। सूख गए सब ताल तलैया, प्यासी मर गई गैया रे। छोड़ के अपनी माटी भैया, परदेश चले पतैया रे। यानी सारे तालाब और तलैया सूख चुके हैं, गाय प्यासी मर रही है और अपनी इस पवित्र मिट्टी को छोड़कर लोग सूखे पत्तों की तरह परदेश उड़े जा रहे हैं। ये मार्मिक लाइन है। आपकी इजाजत हो तो 2 लाइनें मैं भी अर्ज कर दूं। परिंदों को तो बस एक शाख की तलाश रहती है, परिंदों को तो बस एक शाख की तलाश रहती है, मगर इंसानों की बस्ती तो पानी के पास रहती है। जब सूख जाते हैं कुएं और सो जाती हैं नदियां, जब सूख जाते हैं कुएं और सो जाती हैं नदियां, तब माटी रोती है और चौखट उदास रहती है। तो जब पानी सूखता है तो सिर्फ जमीन नहीं चटकती, एक पूरा परिवार और उनके सपने भी चटक जाते हैं, बिखर जाते हैं। और मैं कहीं किसी कवि की कुछ लाइनें सुन रहा था तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज आई थी। कभी हम किसी अपने प्रोग्राम में उस पूरी कविता का जिक्र करेंगे। उसमें उन्होंने कहा कि इस धरती और आसमान की मोहब्बत इतनी गहरी है कि जब बादल से पानी नहीं बरसता तो धरती की छाती दरक जाती है। क्या बात है, ये मोहब्बत है। मैंने जब आसमान में पानी घटता है तो धरती का सीना फटता है। क्या बात है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, पानी की कहानी सिर्फ रोने, डराने या उदास होने के लिए नहीं है। ये कहानी है जागने की, कुछ कर गुजरने की। और अगर पानी के चले जाने से लोग पलायन कर सकते हैं तो पानी को वापस लाकर लोगों को अपने घर वापस भी बुलाया जा सकता है। डेफिनेटली। और इसका पॉजिटिव साइड ये है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बेहतरीन उदाहरण भी आपको मिलेंगे, जो चीज कुमुद ने बताई कि लोगों को घर वापस बुलाया जा सकता है। महाराष्ट्र में एक गांव है हिवरे बाजार। हाँ, ये अहमदनगर के पास है। बिल्कुल। राजस्थान के भी बहुत सारे सूखे जिले हैं। हाँ। आम लोगों ने खुद कुल्हाड़ी, फावड़ा जैसी चीजें उठाई, वाटर हार्वेस्टिंग शुरू की, अपने पुराने तालाबों को साफ करके जिंदा किया। नतीजा जानते हैं क्या हुआ? जो लोग गांव छोड़कर शहरों की झुग्गियों में चले गए थे वो वापस अपने गांव में लौट आए।
इसे कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। माइग्रेशन। ओह, वेरी नाइस। तो समाधान बहुत सीधा और साफ है कुमुद। यस। पहला है कैच द रेन, हाँ, इस पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, उसका बिल्कुल एक पूरा बिल्कुल। मिशन, पूरा बारिश प्रोजेक्ट की चल हर रहा बूंद है। को सहेजना होगा। एग्जैक्टली। दूसरा है वाटर बजटिंग। वाटर बजटिंग। एग्जैक्टली। जैसे हम हर महीने अपने पैसे का बजट बनाते हैं, जी। हिसाब किताब रखते हैं, हम्म। वैसे ही पानी का हिसाब किताब रखना होगा। हम्म। जिस दिन आपने पानी को पैसे की तरह कीमती समझ लिया ना, हम्म। इसकी एक भी बूंद बेकार नहीं जाएगी। हम्म। और अब वक्त सिर्फ साक्षर होने का नहीं है देवेंद्र, हम्म, जल साक्षर होने की Exactly. जरूरत है, वाटर लिटरेट होने की जरूरत एग्जैक्टली। है। जैसे हम अपने बच्चों को पैसे की कीमत सिखाते हैं, वैसे ही उन्हें पानी की हर बूंद का हिसाब रखना सिखाना होगा। और आज पानी की कहानी के मंच पर आप खुद से एक वादा कीजिए कि हम पानी को एक मुफ्त की चीज समझना बंद करेंगे। हम अपने घर, अपनी सोसाइटी, अपने मोहल्लों में पानी के पहरेदार बनेंगे, क्योंकि अगर आज हम पानी के लिए खड़े नहीं हुए तो कल हमारे बच्चों को खड़े होने के लिए अपनी ही जमीन नसीब नहीं। चलते चलते आपसे एक बड़ी बात कह दें, अगली बार जब आप अपने घर का नल खुला छोड़े, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिएगा और उन लाखों लोगों का चेहरा याद कीजिएगा जिनका घर सिर्फ इसलिए छूट गया क्योंकि उनके हिस्से का पानी हमने शायद अपनी इसी लापरवाही की वजह से बहा दिया था। बिल्कुल। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, पानी खत्म तो जड़ें खत्म। जल बचेगा तभी तो गांव और शहर सजेंगे। एक चीज और भी है, हम अपने दर्शकों को खासतौर से बता दें कि हम बार बार कहते हैं, हम इस प्रोग्राम में भी कहते रहते हैं कि धरती का बहुत बड़ा हिस्सा है जो पानी से ढका हुआ है। जी। हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास सिर्फ काम चलाने वाला पानी 3%, उसमें से भी ज्यादातर ग्लेशियर्स और इस तरह की जगहों पे, मतलब वहां पे फंसा हुआ है। जी। हमारे पास रफली 1% ही बचता है। तो ऐसा नहीं है कि धरती पे अगर आप अंतरिक्ष में खड़े होकर देखें तो धरती पे बहुत पानी है। आप लोग कुमुद के इस चेहरे को धरती इमेजिन कर लीजिए, क्या हुआ? कुमुद कुमुद के इस चेहरे को अगर आप धरती के तौर पे इमेजिन करें तो ये जिस हिस्से में आपको ये पट्टी लगी हुई दिख रही है, ये वो हिस्सा है धरती का जो दरक गया है, क्योंकि वहां पर पानी नहीं था। सूखे की वजह से अभी जो हम बात कर रहे थे कि धरती चिटक जाती है, ये वही वाला हिस्सा है। इसलिए आप पानी बचाइए। अब देखिए, ये इतना अच्छा सा चेहरा, बस ये जहां पे पट्टी लगी हुई है इसको समझिए आप, ये एक मैसेज है। और पानी की कहानी की हमारी टीम बहुत बड़ी हो रही है। मैंने पहले, हम लोग मैसेज पढ़ लें पहले। हाँ, पहले हम मैसेज पढ़ लेते हैं तो ठीक है। चलिए, पहले अमान खान साहब ने कहा, हैव अ गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। सुशील सीतापुरी साहब ने कहा, ट्रेन से जल पड़ाना। सर, थैंक यू वेरी मच। आप ट्रेन में सुन रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज है। ज्योति ने कहा, जल प्रणाम। जल प्रणाम। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे पास हमारी ईमेल पे बहुत सारे मैसेज आते हैं। जी जी। और ईमेल पे हमारे जो मैसेज आते हैं उसमें हमें बहुत सारे सजेशंस भी मिलते हैं। इनफैक्ट हमारे पास, क्योंकि इस शो में जिस वक्त यहाँ पर जो मैसेजेस हम देख रहे होते हैं वो मैसेजेस लिमिटेड होते हैं। ईमेल पे हमारे पास बहुत बड़ा खजाना होता है मैसेज का, और उस पर हम काम भी करते हैं, उसके हिसाब से हम अपना प्रोग्राम भी करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी टीम पानी की कहानी की बड़ी हो रही है। और कल इसी मंच पर हमारी टीम के 2 नए सदस्य अंश और आन्या आपके लिए एक बेहद नया, अनोखा और दिलचस्प टॉपिक लेकर आएंगे। वे दोनों बहुत प्रतिभावान हैं। उनका हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार उन्हें दीजिएगा। मेरे ख्याल से अंश से एक बार मुलाकात हो चुकी है हमारे दर्शकों की, आन्या शायद पहली बार मिलेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो विषय हम आपको देते हैं, जैसे आज का टॉपिक था, उस पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस kahanipaniki@gmail.com। और हाँ, हमारे इस पूरे कार्यक्रम को आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पता नोट कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का, youtube.com/panikikahani.bluedrop। ये हमारा यूट्यूब चैनल का एड्रेस है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। सुनते रहिए पानी की कहानी अपने दोस्त आरजे डॉक्टर कुमुद और मेरे यानी देवेंद्र के साथ। तो दोस्तों, बस इसी हैप्पी नोट के साथ कि आप सुरक्षित रहिए, समझदार बनिए और पानी बचाइए। कुमुद और देवेंद्र आपसे कह रहे हैं, जल प्रणाम।
जल प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।